जय श्री राम साथियों। तो इस वीडियो में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो इसका हमने मैराथन करा दिया था और लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 है और इससे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो प्रारंभ करते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट केवल प्रश्नों को मैं बताऊंगा। प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग से क्या आशय है। परिभाषित शब्दों में व्यक्त किया जाए तो किसी कार्य विशेष को कंप्यूटर द्वारा कराने अथवा कराने के लिए कंप्यूटर को समझ में वाली भाषा में कंप्यूटर के समझ में आने वाली भाषा में निश्चित क्रम में दिए गए निर्देश समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। किसी भी प्रोग्राम को अपने उद्देश्य को पूर्ण कराने वाले विश्वसनीय, सक्षम तथा प्रयोग करने में सुगम होना आवश्यक है। कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य विशेष को कराने अथवा करने के लिए क्रमबद्ध निर्देशों समूह को कंप्यूटर को समझ में आने वाली भाषा में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो इन सबको आप स्मरण कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इन सबको आप याद कर लीजिएगा। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पोप एंड उप में विभेद है, या इस प्रकार भी पूछ सकता है पोप क्या है, या इस प्रकार भी पूछ सकता है कि उप क्या है। तो ऐसे कई प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखते हैं पोप एंड उप के बारे में। पोप यानी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पोप में किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के हल को क्रमबद्ध कार्य करने जैसे रीडिंग, प्रोसेसिंग और राइटिंग के रूप में देखा जाता है, और इन कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत सारे फंक्शन लिखे जाते हैं। पोप की बड़ी कमी है कि यह समस्या संबंधी एंटिटीज का मॉडल तैयार नहीं कर पाता। पोप की दूसरी गंभीर समस्या यह है कि इसमें कई सारे डाटा आइटम्स को ग्लोबल डिक्लेयर किया जाता है ताकि इन्हें प्रोग्राम के सभी फंक्शन के द्वारा प्रयोग किया जा सके। इससे हमारा डेटा असुरक्षित हो जाता है क्योंकि इसे किसी भी फंक्शन के द्वारा अनावश्यक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। ये इसका फिगर है। ग्लोबल डाटा फंक्शन है, लोकल डाटा, ये सब मतलब इसका देखिए ये फिगर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन पोप का। तो स्मरण रखना है। यदि पोप के बारे में कहेगा कि पोप के बारे में संक्षिप्त में लिखिए तो इस प्रकार आप लिख देंगे फिगर के साथ। अब उप क्या है। उप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप में समस्या को हल करने के लिए पहले समस्या संबंधित एंटिटीज का मॉडल तैयार करते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। वास्तव में ऑब्जेक्ट संबंधित डाटा व फंक्शन के समूह होते हैं। इन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम बेसिक रन टाइम एंटिटीज भी कहते हैं। ये समस्या से वास्तविक दुनिया के एंटिटीज जैसे स्टूडेंट, कस्टमर, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें प्रोग्राम को हैंडल करना होता है। वास्तविक दुनिया के प्रत्येक एंटिटी के कुछ न कुछ डाटा व फंक्शन होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एंटिटी कोई स्टूडेंट है तो नेम, मार्क्स, परसेंट आदि इसके डाटा हो सकते हैं तथा गेट डाटा, पुट डाटा आदि इसके फंक्शन हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले डाटा को केवल उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, किंतु एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आने वाले फंक्शन के दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रकार उप में डाटा बाहरी ऑब्जेक्ट से छिपा हुआ सुरक्षित रहता है। यह इसका फिगर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन इन उप। अब यह भी एकदम महत्वपूर्ण है कि उप तथा उप में अंतर पूछ सकता है। यह एकदम महत्वपूर्ण है, हो सकता है आ ही जाए। तो देखिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं जिन्हें फंक्शन कहते हैं। इसमें बड़े प्रोग्राम छोटे छोटे भागों में विभाजित रहते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब दोनों में जो बड़े प्रोग्राम होते हैं वो छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिए जाते हैं, परंतु पोप में होता है उस जो विभाजित रहते हैं उन्हें फंक्शन कहते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रोग्राम बनाते समय फंक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पोप में होता है प्रोग्राम बनाते समय फंक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और उप में प्रोग्राम बनाते समय डाटा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर फंक्शन ग्लोबल डाटा का प्रयोग करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर ही ऑब्जेक्ट की विशेषता होती है। डाटा का मुक्त रूप से फंक्शन के बीच आदान प्रदान होता है। डाटा और उन्हें उपयोग करने वाले फंक्शन दोनों एक साथ क्लास में बंधे होते हैं। कोई भी फंक्शन डाटा को प्राप्त करके परिवर्तित कर सकता है। केवल क्लास के फंक्शन ही डाटा को प्राप्त करके परिवर्तित कर सकते हैं। फंक्शन समझ संबंधी एंटिटीज को पूरी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं।
ऑब्जेक्ट समस्या संबंधी एंटिटीज को पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम डिजाइन में टॉप डाउन अप्रोच का प्रोग्राम डिजाइन में टॉप डाउन अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम डिजाइन में बॉटम अप अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। तो एकदम महत्वपूर्ण था। ऑब्जेक्ट और क्लास भी महत्वपूर्ण है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लीजिए। मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और क्लास के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मतलब कंसेप्ट इसका बताना है उप का। तो इस प्रकार पूछ सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो 8 प्रकार के होता है, उसे लिखकर आप उसके बारे में वर्णन भी कर देंगे। जैसे क्लास हो, उसके कंसेप्ट होते हैं, उप के कंसेप्ट होते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, मैसेज पासिंग, डायनामिक बाइंडिंग, अब्स्ट्रैक्शन। तो इन सबको आपको स्मरण रखना है। और उसके केवल 3 पूछेगा, तो आप कोई भी 3 जो आपको स्मरण हो और जिसके बारे में आपको पता हो, आप उसे लिख देंगे। जैसे 3 उप सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 3 उप सिद्धांत मतलब क्लास के बारे में पता है तो क्लास के बारे में लिख देना, और क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इन सब के बारे में लिख देना। केवल 3 पूछेगा, 3 ही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मूल विचार को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना सभी का कर देना। उप के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उप का सिद्धांत 8 प्रकार का होता है, उन सबका व्याख्या कर देना है। इनकैप्सुलेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उप के सिद्धांत का वर्णन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। देखिए यहाँ, देखिए कहाँ गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 3 मुख्य सिद्धांत अग्रलिखित हैं। 3 मुख्य सिद्धांत इसमें दिया गया। अब मैं लेक्चर 1 में इसे बताया हूँ कौन कौन से होते हैं, परंतु उसके बारे में वर्णन हमने नहीं किया है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है उसके कंसेप्ट सिद्धांत को, यहाँ दिया है। एक है आंकड़ा संक्षिप्तीकरण यानी डाटा अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का सीधे तात्पर्य है मतलब छुपाना। आंकड़ों को संक्षिप्तीकरण का तात्पर्य जटिलता का सरलीकरण से है। इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि हम स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए किक मारते हैं और किक मारने से स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। किक मारने से स्कूटर में क्यों स्टार्ट हुआ है, इसके लिए क्या प्रक्रिया स्कूटर के अंदर अपनाई गई है, ये हमें सब जानने की आवश्यकता नहीं होती। यह गुण संक्षिप्तीकरण कहलाता है। मतलब हाइट रहता है, हमें कुछ मतलब स्कूटर के अंदर क्या प्रक्रिया अपनाई गई वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसे हम डाटा अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो इसे स्मरण कर लेना, या इसका फिगर है। डाटा इन फंक्शन, इनकैप्सुलेशन, डाटा फंक्शन, एक इसका है। हाँ, यहाँ तक ये है। ये दूसरा है डाटा संपुटीकरण यानी डाटा इनकैप्सुलेशन। इसके कैप्सूल से समझ सकते हैं, कैप्सूल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। इसका मैं मॉडल पेपर एक हल कराया हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। उसमें है, यहाँ आसानी समझ में आ जाएगा। इसमें समझ आए या ना आए, लेकिन उसमें से आसानी समझ में आ जाएगा। आंकड़ों का संपुटीकरण ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शैली में आंकड़ा संरचना एवं फंक्शनैलिटी की वस्तु को सम्मिलित करते हैं। यह ऑब्जेक्ट आंतरिक रूप को उसके उपभोक्ता से छुपाता है। आंतरिक रूप को उसके उपभोक्ता से छिपाता, मतलब यदि कैप्सूल हो तो मतलब कोई कैप्सूल है तो उसमें क्या क्या दवाई मतलब अंदर है, यह जो उपभोक्ता होता है उसे हाइड किया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी है। डाटा एंड फंक्शन को उपभोक्ता से छुपाया जा रहा है और उपयोग हो सकने वाले ऑब्जेक्ट की सूची भी करता है। आंकड़ा संपुटीकरण को फंक्शन व आंकड़ों का संपुटीकरण भी कहा जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शैली को इस विशेषता के कारण हम प्रोग्राम एवं आंकड़ों दोनों का बाह्य हस्तक्षेप से बचा सकते हैं। फंक्शन और आंकड़ों के संपुटीकरण कल्पना इस प्रकार भी की जा सकती है कि ये एक कैप्सूल में बंद है। देखिए यहाँ कैप्सूल का वर्णन के मतलब उसके बारे में बताया है कि यह एक कैप्सूल में बंद है। यह कैप्सूल निर्धारित करता है कि फंक्शन एवं आंकड़े साथ साथ हैं
तथा इनको न तो सीधे देखा जा सकता है और न ही उपयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार कैप्सूल किसी ऑब्जेक्ट के फंक्शन एवं आंकड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है और अनाधिकृत रूप से इन तक पहुंचने पर एक रक्षक की भांति कार्य करता है। तीसरा है उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस। आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन इनहेरिटेंस वही होता है जब एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी यानी कि ग्लोबल डाटा फंक्शन वेरिएबल, पता नहीं क्या है, मतलब छोटे शब्दों में उसमें मैं लेक्चर 1 में बताया हूँ। जब एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी यानी कि डाटा मेंबर फंक्शन को एक्सेस करता है तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस के 5 या 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इन सबको आपको स्मार्ट कर लेना है इनहेरिटेंस में, और इस सबको भी आप यदि समझ में आए तो पढ़ लीजिएगा, परंतु पढ़ना अवश्य है क्योंकि यह ज़्यादातर चांस है, इनहेरिटेंस वाला तो ज़्यादातर चांस है आने में एग्जामिनेशन में। अब बहुरूपण यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म 2 शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ देखिए, नाम एक रूप अथवा कार्य। पॉली 2 ग्रीक शब्द पॉली प्लस मॉर्फिज्म से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शैली में इससे किसी कार्य को प्रत्येक परिस्थिति में उसी अनुसार करवाया जा सकता है। बहुरूपण समान बाह्य प्रारूप के आंतरिक भिन्नता के लिए ऑब्जेक्ट को प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि 3 भिन्न प्रकार के प्रोग्राम वर्ग, वृत्त तथा त्रिभुज बनाने के लिए है, इन आकृतियों को बनाने के लिए एक फंक्शन ड्रा परिभाषित किया जाता है। अब इस फंक्शन द्वारा उपयोगकर्ता उपरोक्त 3 प्रोग्राम्स में जिस प्रोग्राम को बुलाया वही रेखा कृति बनेगी। इसका फिगर है, स्मार्ट कर लीजिएगा। मैसेज पासिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शैली में तैयार किया गया प्रोग्राम अनेक ऑब्जेक्ट का समूह होता है। ये ऑब्जेक्ट आवश्यकता पड़ने पर आपस में एक दूसरे के संदेश भेजती हैं और प्राप्त करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के लिए संदेश यह निश्चित प्रक्रिया अथवा फंक्शन कार्यान्वित करने के लिए होता है, अतः संदेश प्राप्त करने ऑब्जेक्ट एवं निश्चित प्रक्रिया कार्यान्वित करने का परिणाम प्रस्तुत करता है। उप के लाभ देख लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है एकदम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को आसानी से छोटे सिस्टम से बड़े सिस्टम में संशोधित किया जा सकता है। डाटा सेंटर डिजाइन अप्रोच में इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में मॉडल की अधिक डिटेल की जानकारी उपलब्ध कराती है। इनहेरिटेंस के माध्यम से हम एक्साइटिंग क्लासेस के कोड का विस्तार कर सकते हैं। डाटा हाइडिंग का सिद्धांत प्रोग्राम को प्रोग्राम की सुरक्षित रखने में सहायता करता है। रीयूजेबिलिटी फीचर की सहायता से पहले से बने क्लास में संशोधन किए बिना ही इस क्लास में अतिरिक्त फीचर को जोड़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी की आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अभी हम आप आगे पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इस सब के बारे में एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर से आएगा। ये देखिए, ये भी एकदम महत्वपूर्ण है। उप का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। उप का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है: रियल टाइम सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, डेटाबेस, कैड अथवा कैम सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमान प्रणाली, एक्सपर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क एवं पैरेलल प्रोग्रामिंग। तो इन सबको स्मरण करना है। ये देखिए, ये हो सकता है आगे। देखिए, जावा में डेवलपिंग प्रोग्राम के लिए एक्लिप्स आईडी का परिचय दीजिए। डेवलपर्स और प्रोग्राम के लिए एक्लिप्स एक निःशुल्क जावा आईडी है। यह अधिकतम जावा में लिखा जाता है। एक्लिप्स आपको मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप तथा एंटरप्राइज डोमेन पर उपयोग करने के लिए विभिन्न क्रॉस प्लेटफॉर्म जावा पर एप्लीकेशन क्रिएट करने देता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में विंडोज़ बिल्डर, मेवन के साथ इंटीग्रेशन, माइलिन, XML एडिटर, गिट क्लाइंट, रिवियस क्लाइंट एंड
विधेय सम्मिलित हैं। इसमें आपको आवश्यकताओं के अनुरूप आईडी के कस्टमाइज करने के लिए एक एक्सटेंसिबल प्लग इन सिस्टम के आधार पर वर्कस्पेस भी सम्मिलित है। प्लग इन के माध्यम से आप अन्य प्रोग्रामिंग भाषा में एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। C++, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, PHP, प्रोलोग, पाइथन और रवि रेल फ्रेमवर्क ऑफ रूबी सम्मिलित नाम से सम्मिलित है। इक्लिप्स पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत उपलब्ध कराता है तथा यह विंडोज़, मैक OS X तथा लिनक्स पर उपलब्ध है। तो यह पहला पार्ट था। अगला पार्ट को अगला देखते हैं। आप वेरिएबल को भी देख लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसे अपलोड कर दूंगा। ये भी महत्वपूर्ण है, वेरिएबल को मतलब वेरिएबल महत्वपूर्ण है। ये आ सकता है, कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में वर्णन करना है। देखिए क्या प्रश्न क्या है। वेरिएबल का विस्तार को समझाइए, तो आपको समझाना है, इन सब के बारे में वर्णन कर देना है और इसे भी आप स्मरण करिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। हम आगे देखते हैं। ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। इसमें से अवश्य आएगा कुछ 5 अंक तो आएगा ही। डाटा में डेटा टाइप से क्या आशय है? मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? जावा में कौन कौन से आंकड़ों का प्रकार समर्पित किया जाए? जावा में विभिन्न आंकड़ों प्रकारों को व्याख्या कीजिए। आंकड़ा प्रकार यानी कि डेटा टाइप। प्रोग्रामिंग भाषा जावा में प्रत्येक वेरिएबल का एक निश्चित डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप वेरिएबल के मान का प्रकार तथा कंप्यूटर मेमोरी घेरे जाने वाले स्थान को उल्लेखित करता है। प्रोग्रामिंग भाषा जावा में अन्य डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वेरिएबल का अपना एक डेटा प्रकार होता है, अर्थात वह वेरिएबल किस प्रकार मान रखेगा वह सूचना कंप्यूटर की उसका डेटा टाइप निर्धारित कर दिया जाता है। वेरिएबल की डेटा टाइप प्रोग्राम बनाने वाले को अपनी आवश्यकता के अनुसार मान रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे प्रोग्राम लिखना या बनाना आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा जावा में मुख्य रूप से निम्न प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। देखिए कौन कौन से डेटा टाइप हैं जावा में। डेटा टाइप इन जावा यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में आता है न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक। और न्यूमेरिक में आता है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट। नॉन न्यूमेरिक में आता है कैरेक्टर, बुलियन। नॉन प्रिमिटिव में क्लासेस, इंटरफेस, अरेज। तो इसके बारे में हम हो सकता है वर्णन करें, आगे देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप। न्यूमेरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप वे वेरिएबल जिनमें केवल आंकिक मान का ही प्रयोग किया जाता है। वे वेरिएबल जिनमें केवल आंकिक मान का ही प्रयोग किया जाता है के लिए इस प्रकार के डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, इंटीजर तथा फ्लोटिंग। इंटीजर डेटा टाइप में जब हमें किसी प्रोग्राम के किसी वेरिएबल का मान बिना दशमलव वाली संख्या के रूप में प्राप्त होता है, तब हमें इंटीजर प्रकार का वेरिएबल घोषित करना। प्रोग्रामिंग भाषा जावा में इंटीजर डेटा टाइप 4 प्रकार का होता है, इंट, बाइट, शॉर्ट तथा लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप जब हमें किसी प्रोग्राम के किसी वेरिएबल का मान दशमलव वाली संख्या के रूप में प्राप्त करना होता है, तब हमें फ्लोटिंग पॉइंट प्रकार का वेरिएबल घोषित करना है। प्रोग्रामिंग भाषा जावा में फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप 2 प्रकार का, फ्लोट तथा डबल। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप वे वेरिएबल जिनमें केवल अक्षर का प्रयोग किया जाता है के लिए इस प्रकार डेटा टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में जब हमें किसी प्रोग्राम के किसी वेरिएबल का मान केवल एक अक्षर के रूप में प्राप्त करना होता है, तब हमें कैरेक्टर का प्रकार का वेरिएबल घोषित किया जाता है। इस कैरेक्टर को इसे CHAR मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप को CHAR कीवर्ड से घोषित किया जाता है, ताकि इसके अंदर कोई भी एक अक्षर, अंक अथवा चिन्ह एकल उद्धृत चिन्ह में रखा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा जावा में डेटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में बाइट का स्थान घेरता है। बुलियन डेटा टाइप इस डेटा टाइप का प्रयोग प्रोग्राम का कार्यान्वयन के दौरान किसी शर्त की जांच हेतु किया जाता है। यह डेटा टाइप केवल 2 मान पूर्णतः पास प्राप्त हो सकता है। जावा प्रोग्रामिंग भाषा में दोनों कीवर्ड के रूप में घोषित किया जाता है। इस बुलियन कीवर्ड से घोषित किया जाता है तथा कंप्यूटर मेमोरी केवल एक बाइट स्थान घेरता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्रयोगकर्ता द्वारा परिभाषित डेटा टाइप भी कहा जाता है। डेटा टाइप प्रोग्रामिंग भाषा जावा उपयोगकर्ता अपने आवश्यकता अनुसार परिभाषित करता है। क्लासेस, इंटरफेसेस तथा अरेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप इन सबको स्मरण कर लीजिएगा। यह मुझे लगता है यह आएगा। जावा में उपलब्ध विभिन्न ऑपरेटर की विवेचना कीजिए। तो यह भी महत्वपूर्ण है। यह सभी महत्वपूर्ण, देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन आएगा।
इसमें कुछ तो आएगा ही। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट तथा डिक्रीमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज स्पेशल ऑपरेटर। तो इन सबको आपको स्मरण कर लेना है। मैं टेलीग्राम चैनल पे इस सब को दे दूँगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसे ये मत बता सकते ऑपरेटर का क्या प्रयोग है, स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो इन सबको स्मरण कर लेना है। ये सबसे महत्वपूर्ण देखिए। जावा प्रोग्राम की संरचना दी, इसमें डॉक्यूमेंट संस्करण के अंतर्गत क्या काम किया जाता है। उदाहरण के साथ जावा प्रोग्राम की संरचना की व्याख्या कीजिए। स्मरण रखना इन सबको। जावा में सेक्शन स्टेटमेंट कितने प्रकार का वर्णन करना है। स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग कब तथा किस प्रकार करते हैं। इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेना है इन सभी को। प्रश्न आ सकता है सामान्य इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ एल्स स्टेटमेंट, नेसेट इफ एल्स स्टेटमेंट, इन सबको स्मरण कर लेना है। मैं आगे देखता हूँ। इस सबको डू विल लूप स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, इन सबको स्मरण कर लेना है। और यह महत्वपूर्ण, एकदम महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित आउटपुट को मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाने वाले प्रोग्राम को लिखिए तथा समझाइए। तो लिखना और समझाना है। तो इसका उत्तर देखिए, आप स्मरण कर लीजिएगा। ये भी दिए गए नंबर को इवन या ओड जांचने के लिए प्रयोग लिखिए। लूपिंग नियंत्रण निम्न प्रक्रिया वर्णन करें। इन सबको आप, ये भी एकदम महत्वपूर्ण है। फॉर लूप का प्रयोग महत्वपूर्ण है। एरे क्या है, किस प्रकार बनाए जाते हैं तथा इनकी घोषणा कैसे की जाती है। एरे एक सन्निहित अथवा संबंधित आंकड़ा आइटम्स का समूह होता है जो कि एक ही नाम का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमने जब भी वेरिएबल का प्रयोग किया है तब एक वेरिएबल का एक ही मान प्रदान किया है, परंतु कई बार ऐसी स्थिति आती है कि एक प्रकार का वेरिएबल बार बार अलग अलग मान लेकर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि 25 वितरक नंबर इनपुट करने हैं तो हमें इसके लिए 25 वेरिएबल घोषित करने होंगे। इसी कार्य को एक एरे द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हम इस एरे का नाम मार्क्स दे सकते हैं। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसेस के अंदर हमें जितने वेरिएबल में आवश्यकता है उस संख्या अर्थात 25, क्योंकि हमें यहाँ पर 25 वितरक नंबर इनपुट करना लिखने हैं। यहाँ पर मार्क्स एरे के नाम है तथा इस संख्या 25 इंडेक्स नंबर सब सीट किया जाता है। इन सब वन डायमेंशनल को भी 2 किसी मेथड को कैसे प्रवेश करना उधर से समझाइए। देखिए, जावा क्लास के बारे में यहाँ भी वर्णन है, स्मरण रखना है सबको, सभी महत्वपूर्ण है। इसलिए देर से आगे चल रहा हूँ क्योंकि यह भी मतलब ज़्यादा लंबा यह वीडियो ना हो। एक कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में आसानी समझा दिया है, वो भी नोट्स के द्वारा। और इसमें जब ये इतना पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, परंतु मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप पढ़ लीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण है। पैकेज क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैकेजेस के बारे में बताइए, इसे भी स्मरण रखना है। क्लास पाथ, इन सबको। इनहेरिटेंस से आप क्या समझते हैं। जब एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, प्रॉपर्टी यानी कि डाटा मेंबर फंक्शन, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इन सबको स्मरण करना है। सिंगल देखिए, यहाँ देखिए। अब देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस में होता है, इसमें 2 मतलब क्लास होते हैं, सुपर क्लास, सब क्लास। सुपर क्लास को हम सब क्लास, यहाँ देखिए, सुपर क्लास को हम सब क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं। सब क्लास को, सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास और
भी कहते हैं। सुपर क्लास को पेरेंट क्लास और बेस क्लास कहते हैं। सब क्लास को चाइल्ड क्लास, डेराइव्ड क्लास कहते हैं। इसमें जो सब क्लास होता है वो सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। आप इन सबको स्मरण कर लीजिएगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल में जो सब क्लास होता है उसे सब क्लास को पेरेंट मानकर सब क्लास ट्रीट कर दिया जाता है। इसका है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सुपर क्लास, इंटरमीडिएट क्लास, सब क्लास। इसका प्रोग्राम यह है, इसे स्मरण करना है। इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक सुपर क्लास होता है और कई सारे सब क्लास होते हैं। सब क्लास जो होते हैं सुपर क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। ये है इसका डायग्राम है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, यह मल्टीपल तथा हायरार्किकल का कलेक्शन होता है। इस प्रकार है इसका, इन सबको स्मरण करना है। यह देखिए जावा एक्सेस मॉडिफायर को समझाया था, इसके प्रकार को उल्लेख कीजिए, इसे भी स्मरण कर लेना है। इनहेरिटेंस को परिभाषित किया जाता है, एक क्लास से किस प्रकार भिन्न है। क्या एक से अधिक इंटरफेस आपस में इंटरेक्ट हो सकते हैं, प्रोग्राम द्वारा समझाइए। इन सबको स्मरण करना है। इनहेरिटेंस वेरिएबल को किस प्रकार एक्सेस किया जाता है। आवश्यक क्लास, इन सबको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ये देखिए, ये भी एकदम महत्वपूर्ण है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे कि नाम से प्रतीत होता है। इसका तात्पर्य एक नाम अनेक रूप। पॉलीमॉर्फिज्म मुख्यतः दो प्रकार के, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोग्रामिंग भाषा जावा में एक नाम के एक से अधिक फंक्शन अपने प्रोग्राम में बना सकते हैं तथा जब इन्हें प्रोग्राम करने के लिए बुलाया जाता है तब यह कंपाइलर अथवा उस फंक्शन के लिए आर्गुमेंट संख्या और उनके प्रकार को मिलाता है। इस प्रकार फंक्शन बुलाने की क्रिया को कंपाइल टाइम भी पूरा कर लिया जाता है। कंपाइल टाइम में उचित फंक्शन बुलाने की क्रिया को कंपाइलर स्वयं करता है। इस क्रिया को अर्ली बाइंडिंग अथवा स्टैटिक बाइंडिंग कहा जाता है। इस क्रिया को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। इस पर अर्ली बाइंडिंग का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा फंक्शन को कंपाइल टाइम पहचान बुला जाना है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देखिए, अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि दो क्लास जिनमें हम उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस कर रहे हैं में बेस क्लास तथा डेराइव्ड क्लास दोनों में एक ही नाम एवं प्रोटोटाइप वाला फंक्शन प्रयोग किया गया हो। अब यह फंक्शन ओवरलोड फंक्शन भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समान नाम और प्रोटोटाइप वाले दोनों फंक्शन पृथक पृथक क्लास में हैं। ऐसी स्थिति में जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तब कंपाइलर यह ज्ञात नहीं कर पाता है कि इनमें किस फंक्शन को कॉल किया जाना है। ऐसी स्थिति में वांछित फंक्शन प्रयोग रन टाइम चुनकर कॉल कराया जाता है। क्रिया को रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इस सबको स्मरण कर लेना है। जावा में वर्चुअल फंक्शन से क्या तात्पर्य है, इस सबको पढ़ लेना है। और यदि इसे देखना है तो एक नोट्स के द्वारा हमने एक नोट्स का लेक्चर 1 वीडियो बनाया है मैराथन का, तो उसे अवश्य देखें। उसे और महत्वपूर्ण उसमें भी है और वह आसानी से समझ में आ जाएगा। इन सबको स्मरण कर लेना है। मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये सबके इन दोनों के बारे में आ सकता है कि मेथड ओवरलोडिंग तथा मेथड ओवरराइडिंग के बारे में वर्णन करें, इस प्रकार आ सकता है। अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग भी आ सकता है। इन सबको स्मरण करना है। इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, यह भी एकदम महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिगत, तो स्मरण कर लेना है। ट्राई कीवर्ड, यह भी एकदम महत्वपूर्ण है। ट्राई कीवर्ड यह इम्पोर्टेंट है एकदम। और देखिए, अब कास्टिंग डाउन कास्टिंग, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ट्राई कीवर्ड का क्या प्रयोग है और कैच कीवर्ड, इसे भी आ सकता है। कैच कीवर्ड का प्रयोग जावा में किस प्रकार किया जाता है, ये सभी आ सकता है। महत्वपूर्ण है एकदम। इसको भी स्मरण कर लेना है। फाइनली कीवर्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है।
ये सभी इम्पोर्टेंट है, मैं इसे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। थ्रोन एक्सेशन में विस्तार समझाइए, बुलियन एग्जाम्पल एक्सम्पशन, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। मल्टी थ्रेडिंग, यह भी महत्वपूर्ण है। इसे तो मतलब जो लेक्चर फर्स्ट बना है उसमें आसानी से मैं समझा दिया हूँ। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक साथ अनेक प्रोग्राम को चला सकते हैं और उन पर एक साथ कार्य कर सकते हैं। यदि एक प्रोग्राम किसी कार्य को करने में व्यस्त है तो उस समय किसी अन्य प्रोग्राम में कोई अन्य कार्य भी किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यह विशेषता मल्टीटास्किंग कहलाती है। सिस्टम तकनीक में इस मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। थ्रेड ऐसे प्रोग्राम जिनमें एक निश्चित क्रम श्रेणीबद्ध तरीके से एक समय में एक स्टेट में कार्यान्वित होता है, एक सूत्री प्रोग्राम से अनेक सिंगल थ्रेडिंग प्रोग्राम कहलाते हैं। प्रत्येक एक सूत्री प्रोग्राम में जिसका कार्यान्वयन एक निश्चित क्रम में हो रहा हो, एक प्रारंभ और एक अंत होता है। वस्तु तो अभी तक जितने जावा प्रोग्राम जो हमने बनाए हैं सभी सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम को श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रोग्राम कम से कम एक थ्रेड रखता है। मेन थ्रेड, इसमें देखिए एक मेन थ्रेड होता है और उसे कई सारे छोटे छोटे, एक मेन प्रोग्राम को कई सारे छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर दिया जाता है। स्मरण कर लेना है। देखिए थ्रेड बनाने कौन सा चला अपनाते हैं, ये सभी इन सबको स्मरण कर लेना है। यह भी महत्वपूर्ण है थ्रेड का जीवन चक्र, तो इसे अच्छे तरीके से उसमें बताया है। लेक्चर 1 में इसे अच्छे तरीके से बताया है। इन सबको स्मरण करना है। इसका मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर देख लीजिए किस प्रकार प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित किन्हीं दो उत्तर दीजिए। जावा में उपलब्ध ऑपरेटर की विवेचना कीजिए। डाटा टाइप और ऑपरेटर में से केवल 5 अंक का आ सकता है। उप के सिद्धांत की व्याख्या करना है। कौन कौन से 8 प्रकार के सिद्धांत होते हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, डायनामिक बाइंडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग, इन सभी के बारे में वर्णन कर देना है उप के सिद्धांत में। जावा में डेवलपिंग प्रोग्राम के लिए इक्लिप्स आईडी का परिचय दीजिए। और ऑटो बॉक्सिंग के उदाहरण सहित समझाइए। इंटरेशन स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? जावा में क्लास क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। क्लास के बारे में पूछ रहा है जावा में, इसको प्रोग्राम उदाहरण सहित यानी कि प्रोग्राम भी इसके बारे में लिखना भी, प्रोग्राम भी बना देना है। केवल 2 ही इसमें से उत्तर देना है और इसमें से भी 2 एक प्रश्न 5 अंक के हैं। न्यूमेरिक्स में किन्हीं 2 को उत्तर दिए। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के प्रकार को उदाहरण से समझाइए, व्याख्या कीजिए। मेथड ओवरलोडिंग क्या है, प्रोग्राम के साथ जावा में व्याख्या कीजिए। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित किन्हीं 2 को कंस्ट्रक्टर चयनिंग को समझाइए, इंटरफेस के प्रभावित कीजिए तथा एक क्लास से किस प्रकार भिन्न है। मल्टी थ्रेडिंग तथा मल्टीटास्किंग को भी और संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। आवश्यक क्लास तथा इंटरफेस में अंतर, पॉलीमॉर्फिज्म, अपकास्टिंग तथा डाउनकास्टिंग। तो यह आज तक इस वीडियो में केवल यहीं तक ही। मैं इसे का PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा आप, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और यदि मतलब मेरे चैनल पर बनाएं, सब्सक्राइब अवश्य करना और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।